जो समाज में सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हैं, जो समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, जब तक उनके हाथ में जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं आएंगी तो ये कैसे संभव है कि एक हिस्सा इतना पीछे रहेगा फिर भी हम विकसित हो जाएंगे। इसीलिए स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों में बहुत से सामाजिक संगठनों ने कार्य किया जिसमें ज़्यादातर अपने विचार परिवार से जुटे रहे, अन्यथा आज स्थिति ये होती, मैं ईमानदारी से कहूँ कि ये वनवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय ये ऑलमोस्ट पूरा ही कन्वर्ट हो गया होता। पर यदि वह आज हमारी संस्कृति के मूल स्वरूप से जुड़ा है तो उसमें ऐसे तमाम संस्थानों को, जिसमें कि एकल विद्यालय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जैसा लक्ष्मी जी ने कहा कि वो सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ शिक्षा भी दे रहा है, संस्कार भी दे रहा है और उस संस्कृति की रक्षा भी कर रहा है। क्योंकि जो लोग हम लोगों को ज्ञान देते हैं, बाहर वालों को, उन्होंने देखिए अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे की। ये वेस्ट वाले सबसे ज़्यादा हमें ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। बताइए, अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, रेड इंडियन, कहाँ बचे? खत्म। और वो आके हमें समझाते हैं कि ट्राइबल राइट्स क्या होते हैं। आप बताइए, कैप्टन जेम्स कुक लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, आज ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल ट्राइब्स कहाँ हैं? खत्म, फिनिश। वो हमें समझाते हैं कि उनके ह्यूमन राइट्स कैसे रखनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स कैसे उनके रखे जा सकते हैं, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति की रक्षा कैसे की जा सकती है। ये यदि देखना हो तो भगवान राम ने किस तरीके से माता शबरी का सम्मान किया, भगवान राम ने किस तरीके से सुग्रीव को न्याय दिलाया, भगवान राम ने किस ढंग से बानर, रीछ, भालू यानी समाज का वह हिस्सा जो वनों में भी बहुत अंदर जाके रहता था, उन सबको साथ लेकर सबको शक्ति, सम्मान और स्थान प्रदान करके अपने समय की विश्व की सबसे बड़ी ताकत रावण को परास्त किया। ये होता है पूरे समाज का समेकित रूप में उत्थान करना, ये हमारी प्रेरणा। और उसी प्रेरणा से यदि हम कहें कि स्वतंत्रता हमें मिली, स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, परंतु जिसे कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो जब तक उन सब के हाथ में जीवन की मूलभूत आवश्यकता ना हो तब तक स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं थी। और आप ध्यान करिए, हमारा विचार क्या है शुरू से, जैसे मैंने कहा कि यदि एकल विद्यालय और वनवासी कन्या आश्रम जैसे संगठन नहीं होते तो सब कन्वर्ट हो गए होते। मगर याद करिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय 1999 में जब हमारी सरकार आई तो अटल जी की सरकार के समय में बना। पहले SC/ST कमीशन एक होता था, अब ST कमीशन अलग हमारी सरकार के दौर में हुआ। और जब से मोदी जी आए हैं तो आप देखिए, अभी आपने परसों का बजट देखा हो तो ट्राइबल क्षेत्र के विद्यालयों के लिए 3800 शिक्षकों की, 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। अब उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया है, अगर आप देखें तो ट्राइबल क्षेत्रों के लिए हमने पहली बार 2 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की है, जिसमें एक आंध्र प्रदेश में काम करेगी और एक मध्य प्रदेश में। अब इतना ही नहीं है जो कार्य, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सरकार तो बहुत कुछ करेगी, मगर क्या सरकार से ही सारी चीजें हो सकती हैं? जब तक समाज की उसमें सहकारिता ना हो। अब सरकार अपने स्तर पे क्या कर सकती है? अगर आप सम्मान देने की बात करें तो आप पद्म पुरस्कार देखें, इस बार के तमाम ऐसे लोग हैं। अभी तक तो क्या रहता था, पद्म पुरस्कार हमारी सरकार के आने से पहले चमक दमक के प्रतीक होते थे, हाई एंड माइटी ओनली यूज्ड टू गेट। अब ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा जो नंगे पांव चलकर आते हैं राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार लेने के लिए। आप याद करिए, 2 साल पहले की बात है, कर्नाटक की एक ट्राइबल लेडी थी, रानी गौड़ा नाम था, जिन्होंने कितने लाख पेड़ लगाए अपनी जिंदगी में, और वो नंगे पांव चलकर आई थी पुरस्कार लेने के लिए। ये सरकार का दायित्व है। बताइए, वो लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो लोग बताते हैं जो दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर के एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, इवन लंदन और न्यूयॉर्क के एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हमें शिक्षा देते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे होना चाहिए। उसकी बजाय सरकार ने यह देखा, मोदी जी की नज़र वहाँ तक गई। इस बार भी अगर आप देखें तो जैसे एक परेश भाई हैं, शायद उनका मुझे नाम ध्यान आ रहा, 12,000 साल पुरानी जो ट्राइबल फोक आर्ट है,
जो छोटे उदयपुर क्षेत्र में थी, उसको उन्होंने संरक्षित किया, उन्हें पद्म पुरस्कार मिला है। एक वुल बनाने वाले जो नागालैंड के लोग हैं, जिन्होंने 300 महिलाओं को इस बात के लिए, टेक्सटाइल के लिए उन्होंने ट्रेन किया, उनको मिला है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि क्या होता है कि जो ये तबका पड़ा हुआ किनारे रह जाएगा तो सबसे बड़ा ये आधार बन जाता है उनके लिए जो वामपंथी उग्रवाद फैलाना चाहते हैं। क्योंकि जानते हैं क्या होता है, कैपिटल किसे कहते हैं? जहां पर कि आपका पूंजी होती है। बट मैंने एक जगह एक पुस्तक में पढ़ा था, वो मुझे बड़ा यथार्थ लगता है कि फॉर लेफ्ट विंग और फॉर कम्युनिस्ट पॉवर्टी इज द कैपिटल। क्योंकि जब तक व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। इसीलिए देखिए, सड़क बनने नहीं देंगे, मोबाइल के टावर खड़े नहीं होने देंगे, अस्पताल और वो बनने नहीं देंगे। और याद करिए, सरदार सरोवर परियोजना को किस हद तक रोका था कि इंटीरियर इलाकों में पानी न पहुंचने पाए, और ये कहा था कभी ये जा ही नहीं सकता। आज पानी भी पहुंच रहा है, विकास भी पहुंचा और शिक्षा भी पहुंचा। अब यदि वो उस पॉवर्टी को कैपिटल बना के रखना चाहते हैं तो हम सभी लोग, जिनको भगवान ने थोड़ी क्षमता दी है कि समाज में और सक्षम लोग हैं, तो उनको भी तो अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा अगर आप वहाँ प्रदान करेंगे तो यह सरकार की दृष्टि से भी फायदा होगा, समाज की दृष्टि से भी फायदा होगा। और आपको देखिए, जैसे कहा गया कि पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि एक आत्मिक सुख होता है। मैंने कहा सिर्फ आत्मिक सुख नहीं है, ये एक अलग प्रकार की अनुभूति है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने में लग जाए, आपने कभी देखा होगा, अगर एक जनरेशन ने सिर्फ पैसा कमाया और किसी प्रकार की कोई सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि पे ध्यान नहीं दिया, तो एक जनरेशन कमाती है, दूसरी जनरेशन इंजॉय करती है, और ये तय मानिए तीसरी जनरेशन आते आते कोई ना कोई ऐब लग जाता है उसको, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। एक कहावत होती थी हम लोग की तरफ, बाप कमाए चाहे दादे, और तीसरी पुस्त वो शब्द में नहीं बोलना चाहता, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वो कौन सा दादे बन जाता है। परंतु हमारे यहाँ अगर आप देखें तो भारत में आपको एक नहीं सैकड़ों ऐसे परिवार मिलेंगे जिन्होंने 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 पीढ़ी से, वो उनके पास धन भी है और वह कार्य भी कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण जानते क्या है? यदि केवल धन की तरफ आप जाते हैं तो धन तो एक जड़ वस्तु है ना, जितना जड़ वस्तु में मन लगेगा उतना चैतन्य ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। परंतु जब आप किसी आध्यात्मिक भाव से धन का व्यय करते हैं, तब वो आपके मन में कॉन्शियस एनर्जी को अपहेल्ड करता है। इसीलिए जो हमारे यहां दान दक्षिणा की बात थी, वो सिर्फ इसीलिए नहीं थी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग थी। और ये लोग तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अब करने की बात करते हैं। हमारे यहाँ याद करिए, मतलब हम लोग तो जन्म से बहुत पहले की बात है, मगर 50-60 साल पहले तक सबसे बड़ा सेठ कौन माना जाता था? वो नहीं जिसका कैपिटल बढ़ा, वो नहीं जिसका टर्नओवर बढ़ा, वो जिसने ज़्यादा पाठशाला बनवाए, पौशाला बनवाए, मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाए। कौन बनवाता था? सेठ साहूकारी तो बनवाते थे। सरकार तो 75 साल पहले आई, इससे पहले सरकार कहाँ थी? तो आप ये समझिए, जिसको आप CSR कहते हैं, अरे CSR तो हमारी परंपरा में बहुत जमाने से है। और शायद आप में तो बहुत से लोगों को ना पता हो, इस सेठ शब्द की उत्पत्ति जानते कहां से है? नगर सेठ जो कहते थे, श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश सेठ है। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता था जो अपने धन का समाज के हित में सबसे बड़ा प्रयोग करता था। इसीलिए कहते थे सबसे बड़ा सेठ वो जिसने कि सबसे ज़्यादा समाज के लिए काम किया। इवन आप भी याद करिए, इवन 50-60 साल पहले तक भी क्या होता था कि बिरला जी ने इतने इतने मंदिर बनवाए। अब उसके बाद उन्हें अब समझ में आ रहा है कि नहीं साहब, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ होनी थी। हमारे यहाँ कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए थी। और वो कितनी महान थी। आज CSR में तो फिर भी गवर्नमेंट को पता रहता, आपको पता रहता, आप अपनी बुक्स में दिखाते हैं कि हमने दिया। उस जमाने में ये बताइए, मंदिरों में भंडारा चलता था 365 दिन, गुरुद्वारों में लंगर चलता था, अभी भी चलता है। उसका पैसा कौन देता था? और वो कभी ये चाहता भी नहीं था कि मेरा नाम आए। अगर तिरुपति की हुंडी में जाके लोग पैसा डाल देते थे, कभी वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि मैंने जो पैसा डाल दिया वो मेरे नाम पे आए। हमारे यहाँ तो ये भाव था। तो आप हमको क्या समझा रहे हैं कि आप हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएंगे? मैं तो एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि
एक बड़ा फेमस किस्सा है कि अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास, जो हिंदी के बड़े प्रख्यात कवि और अकबर के सेनापति थे, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, दान दक्षिणा में बहुत विश्वास करते थे। तो जैसे जाड़े के दिन हैं आजकल, तो वो गरीबों को कंबल और गर्म वस्त्र दान कर रहे थे। तो हिंदी के एक बड़े प्रख्यात कवि महाकवि गंग, वो उनसे मिलने गए। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही व्यक्ति पास आता था, तो जब वो उनको कोई चीज़ देते थे तो वो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से उनको नमस्कार करता था। तो रहीम जी अपनी नज़र नीचे झुका लेते थे। तो उन्होंने एक छंद में पूछा कि सीखी कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों ये कर उठत हैं त्यों त्यों नीचे नैन। भाई ये आपका कौन सा स्टाइल है कि जो आपका हाथ ऊपर जाता है आपकी नज़र नीचे चली जाती है? तो रहीम ने जवाब दिया, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुँह पे करें ताते नीचे नैन।